हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले हर सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ बुधनी से निखिल तिवारी मौजूद है, जो दीनदयाल कॉन्वेंट स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर है, और साथ ही मैथमेटिक्स के स्टूडेंट लकी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। थैंक यू। तो निखिल जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी और पहला सवाल आपसे ही करूंगी कि आप दीनदयाल कॉन्वेंट स्कूल के केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो किस तरह से आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या कुछ अलग से फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, डिटेल्स में कुछ बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ का आभारी हूँ कि हमें ये अवसर दिया गया है। थैंक यू फॉर दिस। एंड अबाउट डीडी कॉन्वेंट स्कूल, मुझे इस संस्था से जुड़े हुए करीब 13 साल हो चुके हैं अभी, और करीब 15 वर्षों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और हमारे स्कूल में बच्चों के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है, सो दे वोंट फील स्ट्रेस्ड आउट इन द लॉन्गर रन। एंड उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस ना दे करके क्यूमुलेटिव एडिशन पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ टीचर्स के लिए भी थोड़ा उनके लिए मोटिवेशनल सेमिनार्स एंड ऑल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टाइम टाइम पर। और हमारे इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं हमारे त्रिपाठी सर, उनका भी भरपूर योगदान होता है। निखिल जी, आप कितने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उनका क्या गाइडेंस जो है जो आप बच्चों को देते हैं? जी, मुझे करीब कॉलेज के समय से ही मैंने ट्यूशन्स वगैरह लेना शुरू कर दिया था, तो एजुकेशन की फील्ड में तो काफ़ी समय हो चुका है मुझे। और जो एक व्यवस्थित जो टीचिंग होती है, जो स्कूल एजुकेशन होती है, उसमें जैसा मैंने आपको बताया करीब 13 साल का समथिंग हो चुका है मुझे यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर टीचिंग, मेरा कोशिश होता है कि बच्चे उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाए। और विगत 10 वर्षों में जैसे कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक ट्रेंड आ चुका है, तो काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है पर्सनल लेवल पे, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो टीचिंग है उसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं। ये निखिल जी, आपने ट्रेडिशनल टीचिंग के बारे में बात की, तो मैं उससे ही जुड़ा एक सवाल करूंगी। आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो केमिस्ट्री समथिंग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, उसमें क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए तभी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आप किस तरीके से समझाते हैं? मेरा तो देखिए अप्रोच थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक्स के बाहर आएँ और बच्चे उनसे रिलेट कर पाएँ। मेरा अप्रोच ये होता है उसके लिए। तो जो रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं कि भाई जैसे हमने सभी ने गैस लॉज वगैरह, आई गेस आपने भी, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं जो साइंस के फैकल्टी से रिलेट करते हैं, गैस लॉज वगैरह हमने सब पढ़े हैं, बट उन चीज़ों को हम रियल लाइफ में कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे सबके यहाँ प्रेशर कुकर है, हमारे सबके यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर देना रियल लाइफ से, मेरा फोकस वहाँ होता है, सो दैट दे डोंट जस्ट मेमोराइज द लॉज, द डेफिनेशंस, वो थोड़ा उनको रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन देखें। जैसा आपने बताया केमिस्ट्री एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हमें यहाँ पे एंड रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि हाँ ये फोर्स लगाया और यहाँ पे चीज़ मूव हो गई, है ना। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, यू कैन सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन योर नेकेड आइज। तो हमें एंड रिजल्ट जो होता है उसको रिलेट करना पड़ता है कि हाँ ये लॉज देखो यहाँ काम कर रहे हैं, एज सच। निखिल जी, बीइंग अ टीचर हम खुद को भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है कि बच्चों को समझ में भी आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और अभी हम जेंजी की बात करें तो उनके लिए एक अलग ही प्रेजेंटेशन है, पहले आपने जो बुक में है वो पढ़ा दिया, वो उनके लिए इनफ होता है, पर अगर आज के युग की बात करें तो प्रेजेंटेशन पहले से बहुत डिफरेंट हो गया। तो किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं? देखिए हर चीज़ के प्लस एंड माइनस दोनों होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज़ें, तो अभी जिस तरह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, हमें भी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि हम टूल्स का यूज़ कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईपैड यूज़ करता हूँ नोट मेकिंग वगैरह के लिए, उसमें आप एनिमेशंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ वहाँ भी हम आईपैड का यूज़ करते हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस वगैरह हैं, तो उसमें हम एनिमेशन वगैरह सब दिखा देते हैं वीडियो के थ्रू, तो बच्चे को उसको विजुअलाइज करने में चीज़ को थोड़ा हेल्प होती है। तो ये सारे टूल्स हेल्पफुल भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है बट हेल्प भी हुई है। निखिल जी, क्या ऑनलाइन क्लास ही भी लगाई जाती है, सिर्फ ऑफलाइन मोड पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है? जी, हमारे यहाँ पे थोड़ा एक कंबाइंड सिस्टम है। रिवीजन के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई ऑनलाइन सेशंस भी हमारे चलते हैं जिसमें बच्चे ज्वाइन भी करते हैं और थोड़ा उनको हेल्प भी होती है। जैसे अभी एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल नज़दीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो हमारे यहाँ पे हमने ये फैसिलिटी दी हुई है कि भाई बच्चा ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले भी बच्चों को सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है।
तो उसके लिए ये ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे यहाँ। लेकिन मैं अब आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। और अब you, आप ma'am. मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल आपको अपना गोल अचीव करने के लिए किस तरह से हेल्प कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि आप बोल रही हैं कि स्कूल कैसे हेल्प कर रहा है गोल अचीव करने के लिए, तो स्कूल जो है हमारे प्रिंसिपल सर और जो भी हमारी फैकल्टीज़ है वो हमें एक्स्ट्रा क्लास दो हमारी प्री बोर्ड्स एंड ऑल जो भी थिंग्स हैं कि डाउट हो रही है तो हम, जैसे कि सर ने बोला कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन भी और सारी चीज़ें जो भी होती है सेल्फ स्टडी इन सब के माध्यम से अब अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत सारी वो हेल्पफुल होती है। सर मैम जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और प्रिंसिपल सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो इन सब फैकल्टीज़ हमें प्रोवाइड कराई हैं। बिल्कुल लकी, आपने सबसे अच्छी बात तो यही कि अगर स्टूडेंट को टीचर की अच्छी हेल्प मिल जाए तो इतना मुश्किल नहीं होता है। निखिल जी, मैं अब आपके पास आऊँगी। हम जेनजी की बात कर रहे हैं और उसके मुकाबले अगर मैं पुराने बच्चों की बात करूँ जो हमसे पहले पढ़ के गुजर चुके हैं या आपके ही युग की मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता था। अब डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करना है, इसके अलावा स्कूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट टाइम किस तरह से मैनेज कर सकता है? देखिए, टाइम इट्स नॉट द टाइम विच कैन बी मैनेज, ये मतलब मेरा पर्सनल विजन है कि इट्स नॉट द टाइम दैट कैन बी मैनेज्ड, वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ, कि हमको खुद को मैनेज करना होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर में बैठ जाओ, आप फ़ोन ही ना चलाओ या कीपैड फ़ोन यूज़ करो, बिल्कुल नहीं। आपको खुद को मैनेज करना है। सपोज मैनी पेरेंट्स आर अगेंस्ट मोबाइल गेमिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियस जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, सर्कुलेट होती हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तो मेरा ये होता है कि आप खुद को मैनेज करना सीखिए, एंड दिस इज़ द एज टू लर्न, बिकॉज यहाँ पे आपके पास लिबर्टी होती है कि आप छोटी मोटी गलतियाँ करें, उनसे कुछ लेसन लर्न करें एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करें सो दैट वो मेजर फॉर्म में आगे जाके रिपीट ना हो। तो वी जस्ट हैव टू मैनेज आवरसेल्फ। टाइम को उतना मैनेज नहीं करना है, आपने खुद को मैनेज करना सीख लिया, देन यू विल लर्न टू बैलेंस आउट बिटवीन एवरीथिंग। फ्रेंड सर्कल, स्पोर्ट्स अगर आप एक्टिव हैं, कोई शौक रखते हैं आप, जैसे आजकल स्टूडेंट्स होता है कि जिमिंग का काफ़ी क्रेज़ है लोगों में, बच्चों में, उसके अलावा स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स को लेकर, नेशनल लेवल पे भी हमारे यहाँ के बच्चे गए हैं। तो अगर आप खुद को मैनेज करना सीख जाएंगे तो टाइम मैनेज करना इतना मेजर टास्क है नहीं आपके लिए। आपको बस तालमेल बिठाना रहेगा कि कब मुझे क्या करना है, उसे कितना समय और ऊर्जा देनी है, ऐसा है। निखिल जी, उसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं अभी की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एरा सबसे ज़्यादा चल रहा है। अब फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी हैं और उसके बाद सोसाइटी, सबकी एक्सपेक्टेशन के तले एक बच्चा दब जाता है, उसको सबको बैलेंस करना होता है। ऐसे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? ओके, टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस इज समथिंग दैट वी हैव टू मैनेज। स्ट्रेस तो होगा ही। सी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो एक कोट है ना कि एक पेंसिल जिससे आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो एकदम शार्पन रहेगी, और वहीं जिस पेंसिल से आप काफ़ी काम ले रहे हैं तो वो उसका शार्पनेस थोड़ा ब्लंट हो जाएगा। तो अगर इफ़ यू आर इनटू मैनी थिंग्स, अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। आपको मैनेज कैसे करना है? आपको थोड़े अपना हॉबीज़ को टाइम देना है, आपको खुद को टाइम देना है। एज अ पर्सन अगर आप अपना ध्यान रखना सीख जाएंगे तो स्ट्रेस इज़ नथिंग जो कि आपको अलग से मैनेज करने के लिए कुछ और करना पड़े। तो ये मेरा इस पे विचार था। बिल्कुल सही बात निखिल जी आपने कही। लेकिन मैं अब आपके पास आऊँगी, आपके एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं और साथ में अपनी हेल्थ को किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं? मैं तो ये जो स्टडी है वो स्टडी तो हमें 1 साल का टाइम मिलता रहता है ये बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो प्रिपरेशन होती है वो तो हम जब से 11th क्लास ख़त्म हो जाता है तभी हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें तो स्ट्रेस बिल्कुल होता नहीं है। और रही बात कि हमें कुछ डाउट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वैसे तो कुछ स्ट्रेस का है नहीं। और जो पढ़ाई का सिलसिला है, तो मैं जो पढ़ाई करती हूँ, सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो हम जब टाइम मैनेज कर लेते हैं तो सारी चीज़ें हमें ईजी लगने लगती हैं और उतना कुछ बर्डन हमें होता भी नहीं है। तो जो गोल है, जो स्टडी है, जो बोर्ड्स हैं, उसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेस फील होता नहीं है। तो हम जो भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो ऐसा है कि बच्चे आजकल के यंगस्टर जो भी हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, PYQs करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, टीचर्स से हेल्प लेके, कुछ भी डाउट हो तो टीचर से पूछ लेते हैं। तो एज सच मेरे को कोई उतना हार्ड नहीं लग रहा है कि चाहे स्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे को।
लकी, अगर मैं अपने एग्ज़ाम टाइम को याद करूँ तो एग्ज़ाम से पहले एक सबसे पहला ट्रेंड आता था कि ब्लूप्रिंट स्कूल से मिल जाता था, या फिर एक टाइम टेबल हम बना लेते थे कि इस समय मैं उठूँगी, इस समय मैं पढ़ाई करूँगी। क्या अभी भी वो टाइम टेबल आप लोग बनाते हैं, और क्या किस तरीके से वो टाइम टेबल आप लोग फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो आपने जो टाइम टेबल का बोला है, तो किसी ने भी आज तक जो भी टाइम टेबल बनाया होगा एक्सेस उसने फॉलो किया नहीं होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो अगर हमने टाइम मैनेज करना सीख लिया, हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो ऐसा शेड्यूल बनाने की कोई चीज़ नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि आप और चीज़ भी करते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टडी के साथ साथ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना एंड अदर थिंग्स और भी करती हूँ। और भी एक्टिविटीज़, जैसे कि मेरी हॉबी डांसिंग है, तो अगर ज़्यादा ही मेरे को होता है कि मैं वो पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो अपने हॉबीज़ में मैं चली जाती हूँ, हैंग आउट करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ एज सच है नहीं। लकी, आपने तो ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आता है वो किस तरह से टाइम मैनेज करे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये तो ईजिली बोल देते कि टाइम मैनेज करो, पर किस तरह से वो टाइम को मैनेज किया जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यही मैं आपसे पूछूंगी। टाइम मैनेज तो हमें स्टार्टिंग से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड्स आते जाते हैं, PYQs करना, 1 मार्क के क्वेश्चन और सैम्पल पेपर, ये सारे चीज़ करना जो होता है सबको बर्डन लगता है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से करने लग जाते हैं तो कोई बर्डन की चीज़ होती नहीं है। धीरे धीरे करके हम सारे, मेरे हिसाब से हमें नवंबर तक अपनी सारी सिलेबस ख़त्म कर लेने चाहिए। जो भी बच्चा हो, यंगस्टर में इतनी अब समझ आने लगी है कि सब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सारे बच्चे तो 12 का बोर्ड के कम ध्यान दे के सारे बच्चे 11 से ही JEE नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो बच्चों के पास अब उतना दिमाग आ चुका है, हमारे पास भी बहुत दिमाग आ चुका है कि हम वो एग्ज़ाम का बर्डन लें। और कोई बर्डन लेने की चीज़ नहीं है, हमको नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है। नवंबर से हमें PYQ, सैम्पल पेपर, ये सारे सॉल्व करना है। डेट्स ऑल। लकी, अगर मैं अपने एग्ज़ाम टाइम को याद करूँ तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे हमारे टाइम पे, और उसके बेसिस पे सेक्शंस डिवाइड कर दिए जाते थे कि टॉप जो बच्चे आएंगे वो A सेक्शन में रहेंगे और बाकी बच्चे लास्ट के सेक्शन में होंगे। तो वो कंपटीशन जो फ्रेंड्स के बीच आ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग पर आता है। आपको फिर कंपटीशन आप फ्रेंड्स से करते हो, जेलसी होती है, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर फील होते हैं। तो उसको किस तरह से हैंडल आप करते हैं? आपके एरा में ऐसा कुछ होता होगा, बट हमारे एरा में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड हमारे 2 हो चुके हैं, अभी ख़त्म भी हो चुके हैं। कंपटीशन तो आपके एरा में भी होता होगा ना? हाँ, कंपटीशन तो आपके एरा से ज़्यादा है, बट स्टिल हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं। और ऐसा हुआ नहीं है कि सेक्शन है जो टॉपर्स बच्चे हैं और जो सेक्शन बीच आए सी जो डम्प बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे फ्रेंड्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम पढ़ाई को लेके किसी से भी जेलसी नहीं करते। और आजकल तो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड्स के लिए स्टडी ग्रुप बना लिया है। तो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि अगर दोस्तों को कुछ मिल रहा है कि ये चीज़ अच्छा है, पढ़ने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हम वो ग्रुप पे शेयर कर लेते हैं। और ऐसी जेलसी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल लकी, ये तो आपने कहा कि जेलसी की कोई बात नहीं है, पर ये बात तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि कंपटीशन तो फ्रेंड्स के बीच भी होता है, आप मानो या नहीं मानो। निखिल जी, मैं अब आपके पास आऊँगी। टेक्निकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा योग देखा जा रहा है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई की जाती है, बहुत सारे अलग वैरायटीज़ हैं पढ़ाने के लिए। पहले ये सब नहीं होता, तो अब आप किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला ये है कि पहले जैसे केमिस्ट्री के लिए भी हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट होता है जो सॉल्व करना होता है। तो पहले ऐसा होता था कि मेरा ऐसा होता है, मैंने आपको बताया iPad का यूज़ करता हूँ मैं, तो आई मेक वर्कशीट्स जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स या सम्स दिए जाते हैं बेसिकली सॉल्व करने के लिए। तो पहले मुझे जो सम्स हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, मतलब मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होना ज़रूरी था। कम से कम 4 से 5 ऑथर्स की बुक हैं, उनमें से न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन करके एंड देन फिल्टर आउट करके वो बना के मैं देता था। अभी ऐसा हो गया कि ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनका हेल्प से काफ़ी इजीली मटेरियल मिल जाता है मुझे, जो प्रैक्टिस वगैरह में बच्चों के भी काम आता है। और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मेरे लिए भी नोट मेकिंग एंड ऑल काफ़ी आसान हो गया उसके लिए। और अब तो ऐसा है कि आपके पास फॉरेन ऑथर्स की बुक अवेलेबल है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे, आई गेस आपने भी जब पढ़ाई करी होगी, तो हमारे पास लिमिटेड वही 2-4 बुक्स हुआ करती थी मार्केट में, उन्हीं में से सब कुछ प्रिपेयर करना होता था। अभी ऐसा है कि आपके पास ऑनलाइन PDF अवेलेबल हैं, मतलब उन ऑथर्स ने जिन्होंने जिन रिसोर्सेज को पढ़ के बुक्स लिखी हैं जो मार्केट में चल रही हैं, आप उन ऑथर्स की पढ़ी हुई बुक जहाँ से उन्होंने पढ़ा है, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, आप उससे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो वो काफ़ी एक अच्छा मिल गया है बून टेक्नोलॉजी से। निखिल जी, सक्सेस के बारे में तो हमने बात की, और काफ़ी बच्चे होते हैं जो अच्छे से प्रदर्शन कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं,
अपनी मेहनत भी पूरी करते हैं पर उतना लेवल उनका नहीं आ पाता है, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि सक्सेस के बारे में तो हमने बात कर ली, सब बात करते हैं, सक्सेस को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है ये भी सब बता ही देते हैं, पर व्हाट इफ वी फेल, तब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो ऐसा विचार है कि फेलियर इज समथिंग अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो फेलियर है। बिकॉज सी इतने सारे लोग, अभी जेडब्ल्यू की बात हो रही थी, इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, तो जो सक्सेस का रेशो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही लिमिटेड मार्जिन है। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहूँगा कि यार ये जो फेलियर्स हैं ये टेम्परेरी हैं अगर आप चलते रहते हो। वो अभी हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग इस पे FM पे गाना बज रहा था रेडियो पे कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, तो काफ़ी सार्थक है वो, पता नहीं किसने कभी लिख दिया होगा। पॉइंट इज कि आप अगर आपकी जर्नी अगर कंटिन्यू है तो कोई भी सेटबैक, कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं है, इतनी सी बात है। तो हो सकता है आप एजुकेशन में एक्सेल ना कर पा रहे हो इवन आफ्टर गिविंग सो मच एफर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच चेंज करिए। देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका समय ज़्यादा ना लूँ तो मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, करूँ? जी जी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना, तो समर ब्रेक्स में उस टाइम पे टाइपिंग के कोर्स हुआ करते थे। लोग ये BCA करके बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 6 मंथ का कोर्स होता था, लोग टाइपिंग का कोर्स किया करते थे सो दैट कि भाई टाइपिंग काम आएगी आगे जाके। आज के ज़माने में कौन करता है ये कोर्सेस? आई डोंट थिंक कोई करता होगा। हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ज़रूरत होती है इनकी, बट वो फिर एग्जाम ओरिएंटेड हो गए। पहले लोग कैजुअली ये सब कोर्स किया करते थे। आज की डेट में अगर आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, यू विल ऑटोमेटिकली लर्न हाउ टू टाइप। आपको मोबाइल यूज़ करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ रहा, आपको लैपटॉप चलाने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। हो सकता है आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आपको रेलिवेंट लगे, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, हो सकता है आज से 10 साल बाद वो इरेलेवेंट हो जाए। किसने सोचा था कि आप जोक सुना के पैसा कमा सकते हैं? वी हैव स्टैंडर्ड कॉमेडियंस हियर। तो डोंट जस्ट स्टिक टू द कन्वेंशनल एजुकेशन कि यार अगर मैं इनमें अच्छा नहीं हूं तो मैं किसी काम का नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। डोंट लेट एनी नेगेटिविटी ओवरकम योर ओन सेल्फ। हर किसी का एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। ईश्वर ने अगर आपको बनाया है तो आपके अंदर बहुत कुछ है, असीमित संभावनाएं हैं। तो एजुकेशन में आप अगर अच्छे नहीं हैं, आप प्रयास करिए। इफ़ यू आर नॉट एक्सेलिंग इन दैट, कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। आपको बस उसे एक्सप्लोर करना है। बहुत तरीके हैं। दिस इज़ नॉट दी ओनली वे कि एजुकेशन ही सब एजुकेशन आपको एक लेवरेज देती है बस, और वो लेवरेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, परंतु और भी तरीके हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेस से ज़्यादा, अपने माइनस पॉइंट से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस चलते रहना है। बिल्कुल निखिल जी, अगर हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो उतना ज़्यादा मुश्किल शायद नहीं होगा और सक्सेस भी आपको मिल ही जाएगी अगर आप फोकस करते हैं तो। लेकिन मैं अब आपके पास आऊँगी। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ कि आप अच्छे होनहार बच्चे हैं, तो ये बताइए कि आइडियल टीचर आपके नज़रिए में क्या है? आइडियल टीचर मेरे नज़रिए में है कि जो बच्चे को मोटिवेट कर पाए। अगर बच्चा जब डिमोटिवेट होता है तो बच्चे को मोटिवेट कर पाए, बच्चे की सहायता कर पाए, बच्चे को हेल्पफुल बने, उसको होपलेस ना करे। ऐसे ही मैं बोलना चाहूँगी, हमारे जो भी टीचर्स हैं, निखिल सर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर, ये सारे जो भी हैं हमें कभी भी निराश नहीं करते, मोटिवेट करते रहते हैं, बोलते हैं कि आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो, आप एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि आइडल टीचर हमें मिल चुके हैं और वो हमें सही रास्ते पे, सही वे पे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल रखिए, अभी निखिल जी ने बताया कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, बट कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप किस में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं? जैसे कि मैं तो स्पोर्ट्स में और डांस में इन्वॉल्व हूँ और डांस मेरे को करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता है ना कि कहीं पे भी गाना बज जाए तो बस नाच लो, वैसा रहता है। तो मेरे को जब मैं स्ट्रेस, तो सबको थोड़ा बहुत फील होगा ही, अगर मैं स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ तो मैं डांस करके अपना सारा स्ट्रेस हटा लेती हूँ। तो अपना टाइम को मैनेज करते हुए मैं डांस को करके, अदर एक्टिविटीज़ मेरे लिए स्पोर्ट्स और डांस है। देखिए, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप क्या करना है, तो वो आप किस तरह से डिसाइड करने वाले हैं? और अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको आप क्या हेल्प करेंगे कि ये सब्जेक्ट बेटर होगा या ये करके आप देखो तो शायद आपको इसमें सक्सेस मिल जाएगी? अब आपने इतनी बड़ी क्वेश्चन पूछ दिया, ये फ्यूचर की बात है, गोल की बात है, तो एज सच मैं उसका जवाब देना आपको अभी नहीं समझना चाहूँगी। कि सोचना पड़ेगा, एक 12th के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें। पर आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या करने वाले हो।
सोचना पड़ेगा, मैंने आपसे अभी जस्ट बोला कि ये फ्यूचर की बात है, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर है तो फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, तभी शायद वो फ्यूचर कहलाता है। तो फ्यूचर निखिल जी, की- मैं अब आपके पास आऊंगी। एजुकेशन के फील्ड में बंसल ग्रुप के कंट्रीब्यूशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बंसल ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी एक डायमेंशन में आई डोंट थिंक है। वो मतलब ऐसा है कि एज अ टीचर आपका फैसिलिटेशन प्रोग्राम होता है, हम लोग उसको अटेंड करते हैं समय समय पे। बंसल ग्रुप के द्वारा जो है हमारे यहाँ पे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपके मतलब कृष्णा सर से मैं पर्सनली परिचित हूँ उन्हीं सेमिनार्स के थ्रू। उसके अलावा मैंने देखा है कि फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों को क्या है कि सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, सॉरी इसके लिए, कि जो एक रूरल गांव का जो बच्चा है, जो छोटे जगह का बच्चा है, जिसने मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, जब आप लोग ये फील्ड ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बाहर की दुनिया में ये सब चीज़ें भी हैं, उसका वो रूबरू होता है इन सब चीज़ों से कि हाँ यार ये भी एस्पेक्ट है। इफ़ आई स्टडी, इफ़ आई ऑप्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल, बेसिकली हायर एजुकेशन, तो वो जो आपका एक इम्पैक्ट आता है शायद आप लोग उतना रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, पर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने टीचर्स के लिए कहा, देखिए शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को। शिक्षकों का सम्मान तो तब तो होता ही है, पूरी दुनिया करती है। मैंने बंसल ग्रुप की तारीफ करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दैट 5 सितंबर के बाद भी कभी अलग से टीचर्स का सम्मान, एक गैदरिंग की जाए, उसका उनका सम्मान किया जाए, ये मैंने बंसल ग्रुप को करते हुए देखा है। तो उसके लिए सराहनीय प्रयास हैं। टीचर्स के लिए भी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, बच्चों के लिए भी वेरियस जो आपके ये जो सेमिनार्स होते हैं, फील्ड ट्रिप्स होते हैं, कॉलेज ट्रिप्स होते हैं, और मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियल विजिट भी आपका अटेंड किया गया है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बूस्ट देती हैं उन बच्चों को जिन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है बाहर की दुनिया। छोटी जगहों के जो बच्चे हैं, आसपास का जो गांव वगैरह देहात का इलाका है, सिटी से आउटस्कर्ट्स में, वहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से, उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। और टीचर्स के लिए मैंने बताया ही, तो ये काबिल तारीफ़ है ये सारा कुछ। निखिल जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आई बिलोंग टू दैट जेन ज़ी एरा, और आपका एरा बहुत डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट जेंसी में है और क्या कमी जेंसी में आप देखते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो मैं अब क्या कहूँ, मैं उस समय से पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे जब मैं ट्यूशन्स लिया करता था, तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते थे। आई गेस ये जो नेट वगैरह का ज़माना आया है, उससे पहले का 5G से पहले का एरा था, वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते थे तो चैलेंजेस भी लिमिटेड होते थे। आज ये होता है कि जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ ना, बेसिकली ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये लगभग हर टीचर के साथ है और सभी मेरी बात से सहमत होंगे। आज के समय में अगर आपको एक रेपुटेशन एज अ गुड टीचर अगर आपको बनाना है एक स्टूडेंट के मन में, कहीं ना कहीं आपको गूगल और यूट्यूब से थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ ऐड, मैं भी अभी भी करता हूँ मैं, तो ये सभी के लिए लागू होती है, सिर्फ मुझ तक नहीं है। तो एक तो ये चीज़ आई है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, ज़्यादा रिसोर्सेज से कनेक्टेड रहना पड़ता है, बिकॉज हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बता दोगे और वो फिर बच्चा मान लेगा उसको, क्योंकि एक समय था रिसोर्सेज नहीं थे बच्चों के पास। तो इसने बच्चों को स्ट्रेंथ दी है और हमको चैलेंज किया है कि हमें अपना प्रीवियस बेटर से और बेटर करना पड़ेगा एज अ टीचर। तो ये तो रही ये बात। अच्छा, जेंजी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन स्लिप हो रहा है, आपने क्या कहा था? जेंजी में एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जो आप देखते हैं। हाँ, जेंजी में जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मैं देखता हूँ, प्लस पॉइंट उनके पास में सबसे बड़ा ये है कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर आपके पास में आज की डेट में 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं, कल तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है उस चीज़ के लिए, 2 से 3 घंटे का अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर लें तो काफ़ी कुछ आपकी कमांड बन जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यार फिर टीचर का रोल कहाँ गया? टीचर का रोल हमेशा था, है, रहेगा। क्यों? एक टीचर बुक से बाहर निकल के आपके लेवल पे आके आपको उस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके लिए आप 1 शॉट वगैरह भी देखेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। जी, शुड आई कंटिन्यू? और बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की चर्चा से आपको अपने करियर और एजुकेशन को लेकर नई डायरेक्शन मिली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।